आप सभी कैसे हैं? आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं भाषा की उत्पत्ति की, कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। और साथ के साथ हम ये भी जानेंगे कि भाषा के उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत कौन-कौन से हैं। तो आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा और कोई भी प्रश्न हो तो लिखकर जरूर पूछिए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम भाषा की उत्पत्ति की बात करें, तो भाषा की उत्पत्ति से आशय उस काल से है जब मानव ने भाषा बोलना और सीखना आरंभ किया। तो अगर हम मानव के इतिहास की बात करें, तो मानव का जो इतिहास है लाखों साल पुराना है। जब मानव की उत्पत्ति हुई थी प्रारंभिक रूप में, तो मानव एक दूसरे से बात करने के लिए संकेतों का भाषा का प्रयोग करता होगा। तो भाषा की उत्पत्ति से आशय उस काल से है जब मानव ने भाषा बोलना और सीखना आरंभ किया होगा। भाषा की उत्पत्ति का संबंध इस बात से भी है कि मानव ने सर्वप्रथम किस काल में अपने मुख से निसृत निसृत का मतलब है निकालना, बोलना। तो अपने मुख से निसृत होने वाली ध्वनियों को वस्तुओं, पदार्थों और भावों से जोड़ा होगा। तो ध्वनियों को वस्तुओं के साथ किस तरह से जोड़ा होगा? जैसे पेड़, पौधे, पहाड़, सूरज, चांद, ठीक है? तो इस तरह से मुख से निश्रित होने वाली ध्वनियों को उसने वस्तुओं, पदार्थों और भावों से जोड़ा। हँसना, रोना, गाना ये भाव हो गए, ठीक है? इस विषय में बहुत सी संकल्पनाएं हैं जो अनुमान पर आधारित है, क्योंकि मनुष्य का जो इतिहास है लाखों साल पुराना है। तो भाषा उसने कब बोलना शुरू किया होगा? तो इसका तो ऐसा कोई स्रोत मिलता ही नहीं, क्योंकि मनुष्य गुफाओं में रहता था, खेती करता था, तो उसका जो हम देखते हैं स्रोत तो मिल जाते हैं। लेकिन बोलना कब शुरू किया, तो इसका ऐसा कोई स्रोत नहीं मिलता, तो इसलिए ये अनुमान पर आधारित है। मानव के इतिहास में यह काल इतना पहले आरंभ हुआ कि इसके विकास से संबंधित कोई भी संकेत मिलने असंभव है। भाषा की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों ने दो प्रकार के विचार मार्ग अपनाए हैं, जिसको प्रत्यक्ष मार्ग और अपरोक्ष मार्ग कहा जाता है। तो प्रत्यक्ष मार्ग में क्या किया जाता है? इसमें भाषा की आदिम अवस्था, आदिम मतलब पुरानी अवस्था से चलकर उसकी वर्तमान मतलब आज तक की विकसित दशा का विचार किया जाता है, ठीक है? और अगर हम परोक्ष मार्ग की बात करते हैं, तो भाषा की आज की जो विकसित दशा है, ठीक है? इससे पीछे की ओर चलते हुए उसकी आदिम अवस्था तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। तो प्रत्यक्ष मार्ग मतलब पुराने से लेकर और आज तक जो विकास हुआ है, तो इस तरह से। और परोक्ष मार्ग की आज जो विकास हुआ है, तो आज से आरंभ करके पीछे की ओर जाना। तो इसमें अगर हम बात करें दोनों मार्ग में, तो प्रत्यक्ष मार्ग को सर्वथा उपयुक्त माना जाता है, ठीक है? तो हम बात करेंगे, प्रत्यक्ष मार्ग की बात करेंगे। तो अगर हम भाषा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत की बात करें, ठीक है? तो इसमें कौन-कौन से सिद्धांत आते हैं? दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत, संकेत सिद्धांत, अनुरणन सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, आवेश सिद्धांत, श्रम ध्वनि सिद्धांत, इंगित सिद्धांत, संपर्क सिद्धांत और समन्वित सिद्धांत। तो भाषा की उत्पत्ति के जो प्रमुख सिद्धांत है, 9 सिद्धांत है। अब इन सिद्धांत के बारे में हम एक-एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देवी उत्पत्ति सिद्धांत की बात करते हैं, तो भाषाओं की उत्पत्ति के संबंध में सबसे प्राचीन मत ये है। तो इस मत में विद्वानों का, लोगों का कहना है कि जब इस संसार की जो रचना है भगवान ने की, ठीक है? ईश्वर ने की, तो संभवतः भाषा भी ईश्वर ने ही बनाई होगी, भाषा भी ईश्वर की ही देन होगी। तो कुछ लोग तो आज भी इसी मत को मानते हैं। परंतु भाषा की उत्पत्ति के संबंध में दैवीय सिद्धांत तर्कसंगत नहीं है। ठीक है? एक सिद्धांत तो है कि जब इस दुनिया में सभी चीज़ों को भगवान ने बनाया, तो भाषा भी भगवान ने, ईश्वर ने बनाई होगी। एक सिद्धांत तो मानते हैं, लेकिन इस सिद्धांत को तर्कसंगत नहीं माना जाता। ठीक है? अगर भाषा ईश्वर ने बनाई है, तो ईश्वर की भाषा कौन-सी है? ठीक है? ये भी एक प्रश्न उठता है। इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव है, तो इसलिए इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव है। इसमें भाषा की उत्पत्ति की समस्या का कोई भी समाधान नहीं मिलता। अगर देवी उत्पत्ति सिद्धांत की बात करें, तो एक सिद्धांत तो है, लेकिन इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का
अभाव दिखता है, ये तर्क संगत भी जो है नहीं है। ठीक है, इस सिद्धांत में यहाँ तक की सच्चाई तो है कि बोलने की शक्ति मनुष्य को जन्मजात अवस्था से प्राप्त है, कि बोलने की शक्ति, इस सिद्धांत में ये बात तो ठीक है, बोलने की जो शक्ति मनुष्य को मिली है वो जन्मजात है। ठीक है, लेकिन यदि भाषा की दैवीय उत्पत्ति हुई होती या ईश्वर ने बनाई होती तो सारे संसार की भाषा भी एक ही होती, क्योंकि ईश्वर एक है तो सारे संसार की भाषा भी एक ही होती, और संसार में हर जगह के बच्चे भी जन्म से ही भाषा बोलने लगते, एक ही भाषा बोलते और जन्म से ही बोलने लगते, तो भाषा सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, भाषा मनुष्य खुद ही बोलने लगता। इससे सिद्ध होता है कि यह कोई ठोस सिद्धांत नहीं है। तो इससे क्या सिद्ध होता है, इसमें एक तर्कसंगत नहीं महसूस होता, प्रतीत होता, और इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी अभाव है, इसलिए इसे सिद्ध होता है कि यह कोई ठोस सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो एक सिद्धांत क्या हो गया, दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत। अब अगर हम अगले सिद्धांत की बात करें, संकेत सिद्धांत, तो इसे निर्णय सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रथम प्रतिपादक कौन थे, फ्रांसीसी विचारक रूसो थे। संकेत सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक अवस्था में मानव अपने भावों विचारों को अपने अंग संकेतों से प्रेक्षित किया होगा, कि प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य एक दूसरे से जो बात करता था इशारों में बात करता होगा, और बाद में इसमें जब कठिनाई आने लगी, क्योंकि हर बात तो इशारों से समझाई नहीं जा सकती, तो सभी मनुष्यों ने सामाजिक समझौते के आधार पर आपस में मिलकर विभिन्न भावों विचारों और पदार्थों के लिए अनेक ध्वन्यात्मक संकेत निश्चय कर लिए होंगे। ध्वन्यात्मक संकेत है, शब्द है, निश्चय कर लिए होंगे, आपस में मनुष्य मिले होंगे, एक दूसरे से बात की होगी, और इस वस्तु के लिए ये शब्द है, ये ध्वनि है, आपस में इन्होंने विचार विमर्श के माध्यम से निर्णय लिया होगा। ठीक है, यह कार्य सभी मनुष्यों ने एकत्र होकर विचार विनिमय द्वारा किया होगा, ये संकेत सिद्धांत कहता है। तो इस प्रकार भाषा का क्रमिक गठन हुआ और एक सामाजिक पृष्ठभूमि में सांकेतिक संस्था द्वारा भाषा की उत्पत्ति हुई। ये कौन कह रहे हैं, रूसो का जो संकेत सिद्धांत है ये कहता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या समस्या है, यह सिद्धांत भी तर्क संगत नहीं है, क्योंकि भाषा के सहारे के बिना लोग कैसे एकजुट हो सकते हैं, कैसे एकत्रित हो सकते हैं, ठीक है, भला कैसे। और फिर विचार विमर्श तो भाषा के माध्यम से होता है, तो मनुष्य जब इकट्ठे होकर विचार विमर्श करेंगे तो मतलब भाषा का अस्तित्व तो उससे पहले भी होगा, तो फिर विचार विमर्श भाषा के माध्यम के अभाव में किस प्रकार संभव हुआ होगा। अगर भाषा के अभाव में यदि इतना बड़ा निर्णय लिया जा सकता है तो बिना भाषा के सभी कार्य भी किए जा सकते हैं, तो अतः भाषा की आवश्यकता कहाँ रही। इसलिए ये सिद्धांत भी पूर्णतः कल्पना पर आधारित है, इसको भी सही नहीं माना जा सकता। अतः यह सिद्धांत तर्क की कसौटी पर खड़ा नहीं उतरता। ठीक है, तो पहला हमने देखा देवी सिद्धांत, फिर संकेत सिद्धांत। अब भाषा की उत्पत्ति का अगला सिद्धांत कौन है, तो अनुरणन सिद्धांत। तो अनुरणन सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत के मूल विचारक कौन थे, प्लेटो थे। इस सिद्धांत के अनुसार संसार की हर चीज की अपनी एक ध्वनि होती है, चाहे हम लकड़ी देखें, पत्थर देखें, ठीक है, हम कोई भी चीज देखते हैं तो हर चीज की, संसार में जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं, हर वस्तुओं की अपनी एक ध्वनि होती है। ठीक है, यदि हम एक डंडे से एक काठ मतलब लकड़ी, लोहे, सोने, कपड़े, कागज आदि पर चोट मारें तो प्रत्येक में से एक अलग ध्वनि निकलती है, एक अलग आवाज निकलती है। तो प्रारंभिक मानव में भी ऐसी सहज शक्ति थी, वह जब किसी बाह्य वस्तु के संपर्क में आता तो उस पर उससे उत्पन्न ध्वनि के अनुरणन की छाप पड़ती, कि लकड़ी की जो ध्वनि है, पत्थर की ध्वनि है, तो उन ध्वनियों को सुनता था। ठीक है, उन ध्वनियों की छाप उस पर पड़ती थी, तो उन ध्वनियों का अनुकरण करते हुए उसने कुछ शब्दों का निर्माण कर लिया होगा। ठीक है, उसने जब लकड़ी को पत्थर पे मारा तो हो सकता है उससे कोई ध्वनि निकली होगी, तो उसने उन ध्वनियों का अनुकरण किया और उससे कुछ शब्द का निर्माण कर लिया होगा। ठीक है, जब कुछ काम चलाओ धातु शब्द बन गए होंगे तो उससे ही भाषा की प्राप्ति हुई। तो इसका ये सिद्धांत क्या कह रहा है, अनुरण सिद्धांत, की संसार में हर वस्तु की अपनी ध्वनि होती है। एक लकड़ी से लोहे पे मारे, पत्थर पे मारे, कपड़े पे मारे तो अलग आवाज निकलती होगी, तो जो आवाज निकलती होगी उन्हीं आवाज को मनुष्य ने सुना और उन्हीं से नए नए शब्दों का निर्माण किया होगा। तो इस तरह से भाषा की उत्पत्ति हुई होगी। ये कौन कह रहा है, अनुरण सिद्धांत कह रहा है। अब वह इन्हीं धातुओं से नए नए शब्द बनाकर अपना काम चलाने लगा होगा। ठीक है, लेकिन
इस सिद्धांत के अनुसार आदि मानव में नए नए धातु बनाने की सह शक्ति का होना कल्पित किया गया है, कल्पित किया गया, माना गया है, कोई प्रमाण पर आधारित ये सिद्धांत नहीं है। ठीक है। और एक चीज और, अपने पूर्ववर्ती सिद्धांतों की भांति यह सिद्धांत भी तर्क की कसौटी पर खड़ा नहीं उतरता। कारण क्या है कि भाषा का आरंभ का कोई निश्चित समाधान प्रस्तुत नहीं कर सका, ये भी कल्पना और अनुमान पर आधारित है। ठीक है। अब हम अगर अनुकरण सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत को मानने वाले प्रमुख विद्वान हिटनी है, पॉल है, हॉडर है। ठीक है। इस सिद्धांत में प्राकृतिक ध्वनियों के अनुकरण पर पदार्थों के नामकरण की कल्पना की गई कि अगर हम प्रकृति को देखते हैं, ठीक है, तो प्रकृति और इसमें रहने वाले जो हम कह सकते हैं कि जो जीव हैं, हर किसी की अपनी ध्वनि होती है, अपनी आवाज होती है। कुछ शब्द उदाहरण के लिए प्रस्तुत है, जैसे जो कुकुर की बात करते हैं, हम कुत्ते की बात करते हैं, उसकी आवाज भौं भौं, बिल्ली म्याऊं। ठीक है। टर्राना, कड़कना, चहचहाना, हिन्नाना, गुर्राना, काव काव, गर्जना, टप टप। तो ये प्रकृति और यहाँ की जो हम कह सकते हैं जीव है, उनकी अपनी आवाज है। तो इस सिद्धांत पर भाषा के कुछ शब्दों का निर्माण होना माना जा सकता है कि जो कि भाषा की उत्पत्ति का आंशिक आधार माना जा सकते हैं, पूर्ण आधार नहीं है। तो इस सिद्धांत में भी ये है कि चलो प्रकृति है, यहाँ की जो जीव वस्तु है, इनकी अपनी अलग आवाज होती है, भो भो, म्याऊ। ठीक है। टर्राना, कड़कना, टप टप। ठीक है। टप टप, काव काव। तो इनसे भी अलग अलग शब्द बन सकते हैं। लेकिन अगर हमें माने कि इसी से भाषा की उत्पत्ति हुई होगी, तो ये भी हम इसको वैज्ञानिक नहीं मान सकते, इसको तर्कसंगत नहीं मान सकते। अनुकरण पर बने शब्द किसी भाषा में बहुत कम संख्या में होते हैं, जिनके आधार पर भाषा का अलंकन तो हो सकता है, कुछ शब्द तो मिल सकते हैं, लेकिन इसी से पूरी भाषा के अस्तित्व का आधार नहीं माना जा सकता। ठीक है। फिर आवेश सिद्धांत की बात करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार आदि युग में, ठीक है, आरंभ में भावुक मानव ने भावावेग में, ठीक है, अगर हम भावों की बात करें, हर्ष, शोक, क्रोध, विस्मय, घृणा आदि को व्यंजित करने के लिए जिन आ, ओ, फिक, छी आदि ध्वनियों को उत्पन्न किया होगा। तो देखो, मनुष्य क्या है, एक भावात्मक प्राणी है। इसमें हंसी, खुशी, क्रोध, विस्मय, घृणा, ये सारे भाव हैं। और इन भावों को अलग अलग ध्वनियों के माध्यम से वो व्यक्त भी करता होगा। जब उसको हंसी आती होगी, रोता होगा, तो इस तरह से जो शब्द निकलते होंगे, ठीक है, तो इन्हीं ध्वनियों से हो सकता है कि उसने भाषा का निर्माण किया हो, आवेश सिद्धांत कहता है। तो आगे चलकर इन्हीं ध्वनियों से भाषा का विकास हुआ होगा। जिस प्रकार धिक से धिक्कार, धिक्कारना आदि शब्द बने, ठीक इसी प्रकार सारी भाषाएं बनी होगी। ठीक है। भाषा सोच विचार कर उत्पन्न की गई ध्वनियों को व्यवस्थित रूप है, परंतु ये आवेश जनित निकलने वाले शब्द विचार व्यवस्था से रहित है। कि हाँ, भाषा हम बात करें तो शब्द सोच विचार कर उत्पन्न किए जाते हैं, ठीक है, लेकिन हम अगर अपने भावों से ही अगर शब्दों की उत्पत्ति माने, तो ये भी वैज्ञानिक नहीं होता। ठीक है। इस प्रकार इतने थोड़ी से शब्दों से, और जो हम भावों की शोक, हर्ष, क्रोध की बात करें, इनसे जो ध्वनियां निकलती हैं तो बिल्कुल थोड़ी सी होती हैं। तो उन थोड़े से शब्दों से किस तरह से भाषा का निर्माण या उत्पत्ति हो सकती है। ठीक है। तो ये भी सिद्धांत है, ये भी कल्पना के आधारित है। ठीक है, कल्पना पर आधारित है, इसको भी तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। फिर श्रम ध्वनि सिद्धांत की बात करें तो न्यारे नामक विद्वान ने इस सिद्धांत का सूत्रपात किया। इस सिद्धांत के अनुसार जब व्यक्ति श्रम करता है, मेहनत करता है, तो उसकी श्वास की गति तीव्र होने से उसकी जो स्वर तंत्रियां होती हैं, ठीक है, उसमें से जो कंपन होने लगती है, जो कुछ ध्वनियां उत्पन्न होती है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, श्रम ध्वनि कहते हैं। तो आदि मानव जब सामूहिक श्रम करते होंगे, मेहनत करते होंगे, शिकार करते होंगे, खेती करते होंगे, तो उनके मुख से कुछ ध्वनियां निकलती होंगी। ठीक है। तो इन्हीं ध्वनियों से भाषा की उत्पत्ति हुई होगी। श्रम ध्वनि सिद्धांत ऐसा कहता है कि जब मनुष्य श्रम करता होगा, तो श्रम करते हुए जोर लगता होगा, तो उसके मुख से जो ध्वनियां निकलती होंगी, तो इसी से भाषा की उत्पत्ति हुई होगी। ठीक है। तो ये ध्वनियां केवल शारीरिक श्रम को ही व्यक्त कर पाती हैं, भावों और विचारों की इनमें कोई अभिव्यक्ति नहीं होती। तो इसमें जो शब्द हैं वो इतनी कम संख्या में है कि उन्हें संपूर्ण भाषा के विकास का आधार नहीं माना जा सकता। आवेग से उत्पन्न ध्वनियां निरर्थक, और निरर्थक ध्वनियों द्वारा किसी सार्थक भाषा को विकसित कैसे किया जा सकता है। कि जो आवेश से हम जो ध्वनियां निकलती हैं, तो वो तो निरर्थक होती हैं, उसका तो कोई मतलब ही नहीं होता, तो उससे किस तरह से भाषा की उत्पत्ति हो सकती है। ठीक है। तो इसलिए इस सिद्धांत को भी तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। ठीक है।
तो अतः ऐसी भाषाओं के संबंध में तो यह सिद्धांत पूरी तरह से विफल है। अब अगले सिद्धांत की बात करें, इंगित सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या है? तो इस सिद्धांत में विश्वास करने वाले इसके जन्मदाता कौन है? डॉक्टर राय रिचर्ड था जेहानसन है। अब ये क्या कहते हैं? इस सिद्धांत के अनुसार जब मनुष्य पानी पीता है, खाना खाता है, तो उसके मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। तो हो सकता है कि इन्हीं ध्वनियों से शब्दों का निर्माण हो गया होगा। ठीक है। संपूर्ण भाषा की उत्पत्ति की दृष्टि से ध्वनियां बहुत कम है, लेकिन सिर्फ इन्हीं ध्वनियों से, खाना खा रहे हो तो मुख से जो ध्वनियां निकली, पानी पी रहे हो तो मुख से जो ध्वनियां निकली, क्या इन्हीं ध्वनियों से शब्दों का निर्माण या भाषा की उत्पत्ति हो सकती है? क्योंकि ये ध्वनियां तो बहुत कम है। ठीक है। तो इससे भी भाषा की उत्पत्ति की समस्या का समाधान नहीं होता। ठीक है। तो फिर एक सिद्धांत आता है संपर्क सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को किस विद्वान ने दिया था? जी रेवेज। ठीक है। और इस सिद्धांत में क्या कहा गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार आदि मानव जब समूह के संपर्क में आते थे, जब आदि मानव शिकार करते हुए या स्थान बदलते हुए एक दूसरे से मिलते थे, तो अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए कुछ ध्वनियां उनके मुंह से निकली तो होगी। तो आगे चल के हो सकता है इन्हीं ध्वनियों से शब्दों का निर्माण हुआ हो। तो मनोविज्ञान के आधार पर इस सिद्धांत में कुछ तथ्य तो प्रतीत होता है, परंतु केवल इन्हीं शब्दों द्वारा संपूर्ण भाषा की उत्पत्ति हो गई होगी। ठीक है। तो इस सिद्धांत भी जो है, हम, हाँ ठीक तो है कि इससे भाषा की उत्पत्ति या भाषा की जो कुछ शब्द हैं बन तो सकते हैं। ठीक है। मनोवैज्ञानिक आधार पे सिद्धांत सही तो है, लेकिन इसी से संपूर्ण भाषा बन गई होगी, तो ऐसा भी सही नहीं है। ठीक है। इस सिद्धांत में कल्पना और अनुमान का सहारा लिया गया है। तो जहां कल्पना और अनुमान है, तो उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूर्णतः सही तो नहीं माना जा सकता। ठीक है। इस समन्वित सिद्धांत, तो समन्वित मतलब मिलकर, तो इस सिद्धांत में विद्वानों ने इन्हीं, जो जैसे अभी हमने इतने सारे सिद्धांतों की बात की, तो उन 3-4 सिद्धांतों का समन्वय करके इस समस्या का समाधान पाने की चेष्टा की, कोशिश की। ठीक है। इस प्रकार इस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास औचित्यपूर्ण प्रतीत होता है। तो इसमें जो इस सिद्धांत को कौन इसने दिया? विद्वान जो थे, प्रसिद्ध भाषा विद्वान हेनरी स्वीट ने दिया। ठीक है। उन्होंने किसी नए सिद्धांत की खोज न करके अनुकरण सिद्धांत, आवेग सिद्धांत, प्रतीक सिद्धांत, ठीक है, प्रतीक सिद्धांत क्या है कि जब मनुष्य जो ध्वनियां बोलता होगा, जब आपस में बात करते हुए जिन ध्वनियों का प्रयोग करता होगा, आगे आगे चलकर उन ध्वनियों के लिए उसने कुछ शब्द भी, कुछ संकेत भी बनाए होंगे। ठीक है। प्रतीक भी बनाया होगा, तो प्रतीक सिद्धांत। उपचार सिद्धांत अर्थात ज्ञात के आधार पर अज्ञात की व्याख्या, की भाषा के विषय में मनुष्य को, विद्वानों को जो ज्ञान है उसके आधार पर अज्ञात की व्याख्या, जो पता लगाना है उसकी व्याख्या करना। ठीक है। स्वीट ने समन्वय सिद्धांत में यद्यपि पर्याप्त सत्य है, किंतु भाषा की उत्पत्ति की समस्या का पूर्ण रूपेण समाधान इस सिद्धांत के द्वारा भी नहीं होता, क्योंकि जितने भी सिद्धांत हमने किए हैं सारे कल्पना पर और अनुमान पर आधारित है। सत्य की पुष्टि अभी तक नहीं की जा सकी है। ठीक है। तो अभी तक जो हमने भाषा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत किए, दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत, संकेत सिद्धांत, अनुरण सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, आवेश सिद्धांत, श्रम ध्वनि सिद्धांत, इंगित सिद्धांत, संपर्क सिद्धांत और समन्वित सिद्धांत, इस सारे के सारे जो सिद्धांत है अनुमान और कल्पना पे आधारित है। ठीक है। क्योंकि मनुष्य ने बोलना कब शुरू किया होगा, कब प्रारंभ किया होगा, एक शोध का विषय तो है, लेकिन इस संबंध में अभी तक हम कह सकते हैं कि जो तथ्य हैं अभी तक हमें नहीं मिल पाए हैं। तो ये सारे के सारे अनुमान और कल्पना पे आधारित है, इनकी वैज्ञानिक पुष्टि अभी भी संभव नहीं हुई है। ठीक है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि भाषा की उत्पत्ति के संबंध में अनेक मत सिद्धांत रचे गए, परंतु वे सब के सब कल्पना और अनुमान पर आधारित होने के कारण भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से महत्वहीन सिद्ध हो चुके हैं। ठीक है। केवल इस प्रश्न के इतिहास की दृष्टि से ही इनका उल्लेख किया जाता है कि अलग अलग समय में भाषा की उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत दिए गए। तो वास्तव में अभी तक भाषा की उत्पत्ति के प्रश्न का कोई सर्वमान्य या उचित समाधान नहीं खोजा जा सका है। ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।